वी लीगल के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज विश्लेषण करेंगे प्रोसीडिंग्स बाय बैंक टू रिकवर लोन। जब एक ऋण खाता अर्थात लोन अकाउंट एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है तो ऋणदाता अर्थात बैंक या अन्य कोई वित्तीय संस्था ऋण वसूली के लिए एक चरणबद्ध प्रक्रिया का पालन करते हैं। बैंक किसी लोन को रिकवर करने के लिए या ये कहें कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को ठीक करने के लिए यानी आउटस्टैंडिंग अमाउंट को वापस लाने के लिए बॉरोवर के विरुद्ध अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग करते हैं। बैंक जब किसी को लोन देती है तो वह उस बैंक के लिए एसेट होता है। बैंक लोन देने के लिए बॉरोवर से या उनके गारंटर से उनकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर। मॉर्गेज को विस्तार से समझने के लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, उसे आप मेरे व्यूअर्स लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बैंक एक एग्रीमेंट के तहत उस लोन की वापसी के लिए इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसको ईएमआई कहते हैं, निर्धारित करती है, जो लोन लेने वाले को प्रत्येक माह में निर्धारित तिथि को भुगतान करना पड़ता है। यानी बैंक और बोरोवर के बीच एक लोन एग्रीमेंट बनता है जिसमें लोन की शर्तें लिखी रहती हैं। जब उस लोन अमाउंट के बदले भुगतान की जाने वाली ईएमआई की वापसी निर्धारित तिथि को नहीं होती है तो कहा जाता है कि लोन डिफॉल्ट हो गया है। और जब यही क्रम लगातार 3 माह तक चलता है, यानी लगातार 3 माह तक ईएमआई का भुगतान नहीं होता है, तो वही लोन अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है। और इसके बाद उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट यानी प्रिंसिपल, लोन अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों जोड़कर जो रकम होता है उसकी वापसी के लिए बॉरोवर के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार उस बैंक को हो जाता है। अर्थात यदि बॉरोवर अर्थात जो ऋण देता है 90 दिनों या उससे अधिक समय तक ऋण का पुनर्भुगतान करने में विफल रहता है तो ऋणदाता ऋण खाता को नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में घोषित कर देता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में घोषित करना ऋणदाता बैंक या अन्य कोई वित्तीय संस्था की आंतरिक व्यवस्था होती है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के तहत घोषित किया जाता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट की घोषणा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में कुछ दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं, जिसके अनुसार यदि किसी ऋण खाते की ब्याज या किस्त 90 दिन या उससे अधिक समय तक बकाया रहता है तो उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट माना जाता है। यदि कोई ऋण खाता 90 दिनों से 12 महीनों तक दे रहता है, वह 3 महीना से अधिक और 12 महीने तक के बीच में रहता है तो उसे सब स्टैंडर्ड संपत्ति के रूप में क्लासिफाइड किया जाता है। यदि कोई ऋण खाता 12 महीने से 3 वर्षों तक दे रहता है तो उसे डाउटफुल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। और यदि कोई ऋण खाता 3 वर्षों से भी अधिक समय तक दे रहता है तो उसे लॉस प्रॉपर्टी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लोन के रिकवरी की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। निर्धारित प्रक्रिया से हटकर कोई भी बैंक लोन की रिकवरी नहीं कर सकता। एनपीए डिक्लेयर होने के बाद ऋणदाता बैंक ऋण वसूली के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करती है। ऋण वसूली के लिए सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, जिसको सरफेसी एक्ट कहते हैं, 2002 का ये एक्ट है, यह बैंकों को अधिकार प्रदान करता है कि बिना अदालत की प्रक्रिया के मॉर्गेज प्रॉपर्टी पर कब्जा कर दे। सरफेसी एक्ट के तहत सबसे पहले बैंक अपने बॉरोवर को नोटिस भेजती है। यहां
नोटिस देने की भी प्रक्रिया निर्धारित है। सेक्शन 13(2) ऑफ सरफेसी एक्ट के अनुसार बैंक उस बॉरोवर को एक नोटिस भेजेगा और उसे एक मौका देगा कि बॉरोवर पूरा का पूरा बकाया राशि, ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान नोटिस के 60 दिनों के अंदर एक मुश्त कर दे। और अगर बॉरोवर ऐसा नहीं करता है तो बैंक अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मॉर्गेज प्रॉपर्टी पर स्वतः कब्जा कर लेगा। इस नोटिस में संपूर्ण बकाया राशि का विवरण होगा, मॉर्गेज प्रॉपर्टी का विवरण होगा और ऋण के संपूर्ण बकाया राशि के भुगतान के लिए बॉरोवर को 60 दिनों का समय दिए जाने का भी विवरण होगा। बॉरोवर धारा 13(2) के तहत नोटिस पर अपनी आपत्ति उठा सकता है, अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है और अपने पक्ष की बात बैंक के समक्ष रख सकता है। ऋणदाता बैंक ऐसे आपत्ति का उत्तर 15 दिनों के अंदर देगा। ये कानूनी बाध्यता है। यदि ऋणदाता बैंक उन संपत्ति को स्वीकार नहीं करता तो अस्वीकृति के कारणों की सूचना भी बॉरोवर को देगा। वही यदि ऋणदाता बैंक उधारकर्ता से मतलब बॉरोवर से सहमत होता है, बॉरोवर जो आपत्ति दर्ज की उस बातों से सहमत होता है और उसकी आपत्ति को स्वीकार कर लेता है तो ऋण के रिस्ट्रक्चर करने या अतिरिक्त सुविधा देने के लिए बातचीत कर सकता है। यह आवश्यक है कि बैंक अपनी स्वीकृति या असहमति की लिखित सूचना बॉरोवर की आपत्ति की तिथि से 15 दिनों के अंदर देगा। अगर बॉरोवर निर्धारित अवधि के अंदर बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है और धारा 13(2) के तहत नोटिस का उत्तर देने में विफल रहता है या फिर बैंक बॉरोवर के से आपत्ति से सहमत नहीं होता है तो सरफेसी एक्ट के सेक्शन 13(3)(a) के अनुसार ऋणदाता बैंक पुनः एक नोटिस बॉरोवर को भेजता है और बकाया ऋण भुगतान के लिए 30 दिनों का अतिरिक्त समय देता है। ये लिखते हुए कि मैं आपकी आपत्ति से बैंक सहमत नहीं है, इसलिए आप इसका भुगतान करें और 30 दिनों के अतिरिक्त समय बैंक बॉरोवर को देता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई गारंटर है तो ऋणदाता बैंक सरफेसी एक्ट के सेक्शन 14 के तहत गारंटर को भी नोटिस देगा जिसमें उधारकर्ता के डिफॉल्ट, उधारकर्ता मींस बॉरोवर, उनके डिफॉल्ट और मॉर्गेज प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की बैंक की मंशा भी जाहिर की जाए। सरफेसी एक्ट के सेक्शन 13(3)(a) के अंतर्गत दी गई नोटिस के बाद भी जब बॉरोवर निर्धारित अवधि के अंदर अपने पूरे बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो ऐसी स्थिति में ऋणदाता बैंक मॉर्गेज प्रॉपर्टी का वास्तविक पैसा ले सकता है। इसका प्रावधान सेक्शन 13(4) में दिया गया है। सरफेसी एक्ट 2002 का सेक्शन 13(4) एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो बैंक को संपत्तियों पर कब्जा करने का अधिकार प्रदान करता है। सेक्शन 13(4) के तहत प्रावधान है कि यदि बॉरोवर सेक्शन 13(2) के तहत उसे भेजे गए नोटिस में निर्धारित अवधि के भीतर अपनी पूरी देनदारी का भुगतान नहीं करता है तो ऋणदाता बैंक मॉर्गेज प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकता है जिससे बैंक को उस संपत्ति को लीज करने या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरित करने का अधिकार प्राप्त होता है ताकि लोन की बकाया राशि की वसूली की जा सके। अगर आवश्यकता पड़ती है तो इसके लिए जो ऋणदाता बैंक है वो स्थानीय जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से सहायता ले सकता है, उसको ये सहायता प्रदान की जाती है। इसके बाद बैंक उन संपत्तियों का रजिस्टर करवाता है और बिक्री हो तो संपत्तियों को नीलाम कर सकता है। इस प्रकार बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग बकाया ऋण राशि की वसूली के लिए किया जाता है और यदि कोई अतिरिक्त राशि बचती है तो वह उधारी देने वालों को वापस की जाती है। लेकिन अगर उस संपत्ति की बिक्री से समुचित राशि नहीं प्राप्त होती है तो बकाया राशि की वसूली के लिए बॉरोवर पर
न्यायालय से मुकदमा भी कर सकता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि बोरोअर को बैंक की कार्रवाई को चुनौती देने के लिए डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल DRT या उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। अब समझने वाली बात है कि अभी तक की जितनी भी प्रक्रिया समझे, यह सब लागू होती है जब लोन किसी कोलेट्रल से सुरक्षित हो। कोलेट्रल मीन्स अर्थात लोन लेने के लिए किसी संपत्ति को मॉर्गेज किया गया हो। लेकिन जब लोन किसी संपत्ति को मॉर्गेज किए बिना दिया गया हो या सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं, तो बैंक इसके लिए डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के समक्ष अपना दावा रख सकता है। DRT ऋणदाता बैंक को बकाया राशि वसूलने के लिए प्रभावी प्रक्रिया प्रदान करता है। सरफेसी एक्ट किन परिस्थितियों में एप्लीकेबल नहीं है और डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल की क्या प्रक्रिया है, इसे अगले वीडियो में मैं बताऊं। संक्षेप में क्या है तो सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, इसे सरफेसी एक्ट कहते हैं, उसके प्रावधानों के तहत बैंक या अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिना किसी अदालती कार्रवाई के मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी को अपने अधिकार में लेकर ऑक्शन के माध्यम से बेच सकती है और उस संपत्ति से प्राप्त राशि को लोन अकाउंट में एडजस्ट किया जाएगा। जब किसी बैंक का लोन NPA हो जाता है तो सबसे पहले बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उस बोरोअर को आउटस्टैंडिंग अमाउंट के भुगतान का नोटिस देती है। अगर नोटिस पर बोरोअर बैंक के आउटस्टैंडिंग अमाउंट का भुगतान कर देता है तो उसके मॉर्गेज प्रॉपर्टी को रिलीज कर दिया जाता है, और अगर बोरोअर नोटिस देने के बाद भुगतान नहीं करता है तो बैंक सरफेसी एक्ट के प्रावधान के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करता है। तो ये है प्रक्रिया बैंक के आउटस्टैंडिंग लोन के रिकवरी। इस चैनल के माध्यम से मैं बेहतर कानून की जानकारी देने का प्रयास करता हूं जो सामान्यतः उपयोगी हो सकता है। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करते रहें ताकि अधिक से अधिक लोग कानूनी कार्रवाई का लाभ ले सकें। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ अगले। धन्यवाद।